तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेडिवल हिस्ट्री की क्लास में। ये हमारी क्लास का कम से कम 8 या 9वां लेक्चर है। यदि अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। और हमारी एक शॉर्ट जीके ट्रिक की सीरीज चल रही है जो हमारी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट पर है। आप वहां से जाकर शॉर्ट जीके ट्रिक देखकर अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम बढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, पिछली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश तक, मतलब दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम मामलुक वंश है उसे समाप्त कर दिया है। और उसके बाद आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश, क्योंकि मामलुक वंश के बाद आज यहाँ पास आता है खिलजी वंश की। तो हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें खिलजी वंश की, तो इसने शासन 1290 से लेकर 1320 तक की थी। ठीक है, इसका जो शासन काल रहा वो 1290 से 1320 तक रहा। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन करने वाले वंश यही है खिलजी वंश, और सबसे अधिक शासन करने वाला है कौन? तुगलक वंश। तो खिलजी वंश की बात करें तो यह दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन किया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके संस्थापक की। तो जैसे हम जानते हैं कि जो मुगल मतलब कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन तक का क्यूवर्स था, जिसकी हत्या उसके सेनापति जलालुद्दीन फिरोज द्वारा कर दी गई थी। और उसी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना की गई जिसे हम खिलजी वंश कहते हैं। तो इसका जो संस्थापक है कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो दोस्तों, इतिहासकार खिलजी वंश की संस्थापना को या स्थापना को क्या कहते हैं? खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो खिलजी वंश है ये बहुत ही निम्न मुसलमानों का वंश है। और जो गुलाम वंश था वो बहुत ही उच्च। जैसे आपने बलबन को देखा तो बलबन एक वो मतलब कि अपने से नीचे वालों से मिलने से घृणा करता था। मतलब वह छोटे छोटे जो उसके निम्न वर्गीय मुसलमान थे उनसे मिलने में घृणा करता था। वह उच्च जाति का था। बलबन बोल रहा था कि मैं उच्च जाति का हूँ और निम्न जाति से मिलने से घृणा करता हूँ। तो जो खिलजी वंश है वो निम्न जाति के मुसलमान थे, और इसीलिए खिलजी वंश की जब स्थापना हुई तो इतिहासकारों ने इसे खिलजी क्रांति का नाम दिया। खिलजी क्रांति का नाम दिया क्योंकि, और खिलजी क्रांति का नाम दिया क्योंकि देखिए, खिलजी क्रांति की स्थापना से, जो खिलजी क्रांति है उसकी स्थापना से यह बता दिया गया कि जो सल्तनत है उस पर अधिकार विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का नहीं बल्कि सभी वर्ग का है, जो मेहनत करते हैं उनका है। इससे एक मोटिव हुआ। और ये बता दिया गया खिलजी वंश से, यह बताया गया, जैसे खिलजी वंश की स्थापना हुई उससे यह बताया गया कि जो राज्य है उसे धर्म के अलग रखकर, मतलब धर्म को अलग रखकर चलाया जा सकता है, और बल्कि अच्छी तरह से चलाया जा सकता है, उसने यह बताया। और उसने खिलजी वंश ने धर्म को राजनीति से बहुत दूर रखा, क्योंकि अलाउद्दीन हमेशा कहता था कि मैं नहीं जानता कि जो शरीयत है उसके नियम क्या कहते हैं, मैं वही करता हूँ जो मुझे राजहित में लगता है। मतलब कि यह जो अलाउद्दीन था और जितने भी खिलजी वंश के शासक थे उन्होंने धर्म को अपनी राजनीति से दूर रखा। ठीक, इसीलिए कुछ इतिहासकार इसे मतलब कि खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो खिलजी वंश की संस्थापक की बात करें तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जो मतलब कि जो गुलाम वंश के अंतिम शासक की वर्ष को मारकर गद्दी पर बैठा था। और इसका शासनकाल की बात करें तो यह 1290 से लेकर 1296 तक रहा। अगर इसकी उम्र की बात करें तो इसकी जो उम्र थी वो 70 वर्ष की उम्र पर गद्दी पर बैठा। 70 वर्ष की उम्र पर गद्दी पर बैठा। और जो इसकी नीति थी दूसरों को प्रसन्न करने की, दूसरों को प्रसन्न रखने की, दूसरों को प्रसन्न रखने की इसकी नीति थी। तो और यह हमेशा कहता था कि मैं मुसलमान हूँ और दूसरे मुसलमानों का खून बहाना मेरा काम नहीं है, मैं खून बहाना नहीं चाहता हूँ। ये बड़ा खुश मिजाज का इंसान था और यह किसी का खून बहाना नहीं चाहता था। ये 70 साल का रहा, इसे ये बोल रहा था कि मैं जीना है और जीने दो, जियो और जीने दो, इसका सिद्धांत था। इसलिए ये दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए ज़्यादा इसकी नीति थी। ठीक है,
इसने क्या किया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मुसलमानों का आक्रमण, मुस्लिमों का आक्रमण दक्षिण भारत में सर्वप्रथम, मुस्लिमों का जो आक्रमण रहा दक्षिण भारत में सर्वप्रथम, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मुस्लिमों का आक्रमण इसी के समय अलाउद्दीन के नेतृत्व में किया गया। अभी तक जितने भी मुसलमान थे, जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक हुए, उन्होंने अभी तक दक्षिण भारत पर हमला नहीं बोला था। तो सर्वप्रथम इसी के समय, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, अलाउद्दीन के नेतृत्व में दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण किया गया और वह प्रथम आक्रमण देवगिरी के शासक, देवगिरी पर राज्य पर था। तो वहाँ के जो आक्रमण थे, तो सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ का था? देवगिरी पर था। ये इम्पोर्टेंट है। तो सर्व आक्रमण कहाँ था? तो देवगिरी पर आक्रमण था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब हम जान लेते हैं कि अलाउद्दीन कौन था। तो पहले हम बात करते हैं अलाउद्दीन के बारे में। तो इसी ने क्या किया, ये संस्थापक है, ये 70 वर्ष का बुढ़ा था और यह नीति दूसरों को प्रसन्न रखने की इसकी जो नीति थी, और इसी के समय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मुसलमानों का आक्रमण हुआ, देवगिरी पर आक्रमण हुआ। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। और बात करें तो इसने, किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, इसने कड़ा मानिकपुर के गवर्नर मलिक झज्जू को हटाकर वहाँ का नया गवर्नर, नया सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त किया। तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का? कड़ा मानिकपुर का सूबेदार कह लें या गवर्नर कह लें, तो सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी को बनाया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक। तो इसी ने कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक झज्जू को हटाकर वहाँ का जो नया सूबेदार है उसे अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ का नया सूबेदार बनाया, नियुक्त किया। जो इसकी मृत्यु हो जाती है तो 1296 में इसकी जो हत्या कर दी जाती है उसके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन जो खिलजी है वह देवगिरी पर हमला बोलता है। कहाँ? देवगिरी पर हमला बोलता है। और जैसे ही उसने देवगिरी पर हमला बोला तो देवगिरी के जो शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने अलाउद्दीन को, मतलब कि वहाँ से बहुत लूटपाट किया और वहाँ से बहुत सारा धन लाया। वहाँ से मतलब बहुत सारा धन लाया, पेटी पेटी भर भर कर वहाँ से धन लाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि मैं जो धन हूँ वो किसको नहीं दूंगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को नहीं दूंगा। और इसीलिए उसने सीधे कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कड़ा मानिकपुर चला गया, जो अभी उत्तर प्रदेश में है। फिर क्या हुआ कि ये बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास पहुंची कि जो उसका अलाउद्दीन है उसने देवगिरी पर हमला बोला और वहां से धन दौलत लूट कर वापस लेकर आया है और उसने राजकोष में जमा नहीं किया है। तो उसने बोला, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा कि मेरा भतीजा ही है, इसीलिए उसे छोड़ दिया। मतलब बोला ऐसा करो। अब वो जीत के उपलक्ष्य में, कड़ा मानिकपुर के जीत के उपलक्ष्य में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है देवगिरी के जीत के उपलक्ष्य में कहाँ जाता है? कड़ा मानिकपुर जाता है। किसको? शाबाशी देने, मतलब शाबाशी देने जाता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है कड़ा मानिकपुर पर, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कड़ा मानिकपुर में उसकी हत्या कर दी जाती है। जैसे कैसे? उसने शाबाशी देने के लिए गले लगाया और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को गले लगाया फिरोज खिलजी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से चाकू निकाला, घोंप दिया, मतलब उसकी हत्या कर दी। तो आपको ये मिस्ट्री, ये पूरा पिक्चर क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा फिरोज खान की हत्या कर दी जाती है, फिरोज खिलजी की हत्या कर दी जाती है और नया शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अब हम पढ़ने वाले अलाउद्दीन खिलजी की, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी, तो इसे ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में।
तो अलाउद्दीन खिलजी, देखिए जितने भी शासक हुए हैं जितने भी शासक हुए हैं वो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। मतलब किसी भी इंसान में खामियां और लाभ दोनों होते हैं, मतलब अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। तो इस बंदे में कुछ अच्छाई भी थी और कुछ बुराई भी थी। तो हम बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। यदि आप इसका मतलब कि यदि आप MPPSC और किसी के भी ये MPPSC मेंस में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये SSC, रेलवे, GK, मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है हर एग्जाम में ये अलाउद्दीन खिलजी पूछा जाता है, क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंट कार्य इसने किए हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा है वो 1296 से लेकर 1316 तक रहा है। 1296 से लेकर 1316 तक रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम था तो अली या गुरसाब था। इसका जो बचपन का नाम था वो अली कह लें या गुरसाब कह लें, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का अली या गुरसाब इसका बचपन का नाम था। अगर इसे उपाधि धारण करें तो इसने बहुत सी उपाधि ली थी, जैसे सिकंदर एसानी, ठीक, सिकंदर एसानी। फिर इसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, द्वितीय सिकंदर। इसे युग का विजेता कहा जाता है। सिकंदर एसानी, द्वितीय सिकंदर, युग का विजेता, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने कई उपाधियां धारण की। तो आप देख लीजिएगा कौन कौन सी है। देखिए ये जो था साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का इंसान था, मतलब ये पूरी दुनिया पर अधिकार करना चाहता था, पूरे भारत पर, पूरी दुनिया पर विश्व विजय करना चाहता था। किंतु इसके दोस्त के द्वारा समझाने पर यह बोला कि मैं विश्व विजय तक तो नहीं कर सकता, किंतु विश्व की उपाधि तो धारण कर सकता हूँ। इसीलिए इसने अपने नाम के आगे क्या लगाया कि यह सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, इसे युग का विजेता कहा जाता है। इसने कई उपाधियां धारण की। अब हम बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो इसका जो शासनकाल है, यह गद्दी पर कैसे बैठा, तो इसने 1296 में चाचा और ससुर, मतलब कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था वह अलाउद्दीन का चाचा भी था और ससुर भी था। चाचा ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी लिख लें, की हत्या कर गद्दी पर बैठा। तो 1296 में चाचा ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर यह गद्दी पर बैठा। यह अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की तो यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था और इसीलिए इसने कई सैन्य अभियान करे। तो इसके हम पढ़ लेते हैं सैन्य अभियान के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमारी वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए देखिए अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य अभियान थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान के बारे में हम पढ़ लेते हैं। यदि आप MPPSC की तैयारी करते हैं तो यह MPPSC मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है और जो इसके फैक्ट हैं वो प्री के लिए भी और जितने भी MCQ जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों के लिए इसके जो टॉपिक वाई हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। तो मैं बीच बीच में बताता चलूँगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद रखना है। तो अब बाढ़ लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य अभियान थे। तो अलाउद्दीन खिलजी इस तरह लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। उसने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु अलाउद्दीन खिलजी जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था और उसने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु कई सैन्य अभियान किए, ठीक है। तो हम उसके सैन्य अभियानों को दो भागों में बांटते हैं। हम उसके सैन्य अभियानों को दो भागों में बांटते हैं। यदि आपको इस टॉपिक से नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपको अपना नंबर प्रोवाइड करेंगे और आपको नोट्स ज़रूर देंगे, ये मेरा वचन है। अब देखिए हम उसके जो सैन्य अभियान है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो उसके जो सैन्य अभियान है उसको दो भागों में बांटते हैं। देखिए कौन कौन से।
तो उसके जो सैन्य अभियान है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, उसके जो सैन्य अभियान है उसे हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे देखिए, उत्तर भारत का अभियान, उत्तर भारत का अभियान और दक्षिण भारत का अभियान। तो सैन्य अभियान की बात करें तो उत्तर भारत का अभियान और दक्षिण भारत का अभियान। तो उत्तर भारत के अभियान में हम देखिए, जब अलाउद्दीन ने कई राज्य, उत्तर भारत में कई राज्यों पर हमला किया। जैसे हम बात कर लेते हैं, देखिए उसने गुजरात पर हमला किया कब? 1299 में। जैसलमेर पर हमला किया कब? 1299 में। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये पूछ सकता है कि गुजरात का अभियान उसका कब था, जैसलमेर का अभियान उसका कब था, मतलब कब किया? गुजरात में किया, जैसलमेर में किया, फिर रणथंभौर में 1301 में किया। रणथंभौर के बाद आता है चित्तौड़, तो उसने चित्तौड़ पर, या फिर कह लें मेवाड़, चित्तौड़ या मेवाड़ पर 1303 पर किया। और बात करें जालौर पर, उसने 1304 में किया। बात करें मालवा पर तो उसने 1305 में किया। गुजरात 1299, जैसलमेर 1299, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, जालौर 1304 और मालवा 1305। यह सैन्य अभियान है अलाउद्दीन खिलजी के। ये इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि उसने अपना चित्तौड़ अभियान कब किया था। तो उसने जो अपना चित्तौड़ अभियान है वो 1303 में किया था। अगर हम बात करें दक्षिण भारत के अभियान की, तो जब दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस समय 4 राज्य थे। पहला थे कौन था? पहला था देवगिरी के यादव। तो दक्षिण भारत के जो अभियान है उसके दक्षिण भारत के जो अभियान में देवगिरी के यादव, ठीक, पहला। दूसरा है वारंगल के काकते और तीसरा है देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतेई और तीसरा है द्वार समुद्र के होयसल और चौथा है मदुरै के पांड। देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतेई, द्वार समुद्र के होयसल और मदुरै के पांड, ये दक्षिण भारत 4 हमला किया। और उत्तर भारत के अभियान में गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर और मालवा। आइए अब हम इनके एक एक करके सैन्य अभियानों को पढ़ते हैं। कौन? गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर, मालवा, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए अलाउद्दीन खिलजी की जो सैन्य अभियान है उनको हम पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो इनको डिटेलिंग बाय पढ़ते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसे हम डिटेलिंग बाय लिखते हैं। यदि एमपीपीएससी मेंस में अगर 5 नंबर में आ गया तो आप कैसे लिखेंगे उससे को हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर एमसीक्यूज में आता है तो आप यहाँ से तो बता सकते हैं। तो उसका उत्तर भारत का जो पहला अभियान था तो वो कौन था अभियान? गुजरात था, ठीक, जो 1299 में किया था, ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कब जीता? इसमें 1299 पर अभियान किया। और इस अभियान के लिए उसने 2 सेनापति, कौन कौन से? नुसरत खां और उलगू खां को, क्या यहाँ का देखिए, यहाँ का शासक कर्ण बघेला था। यहाँ का शासक कौन था? कर्ण बघेला था, कर्ण बघेला, या फिर कर्ण बघेल बोल दें, कर्ण बघेला यहाँ का शासक था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात को विजय करने के लिए अपनी सेना भेजी। और उसके जो सेनापति थे तो सेनापति 2 थे। कौन कौन थे? तो एक नुसरत खां और दूसरा था उलगू खां। तो इस युद्ध में कर्ण बघेला पराजित हो गया और वह दक्षिण भारत भाग गया। मतलब गुजरात के जो 1299 में उसने अभियान किया था तो इस युद्ध में कर्ण बघेला पराजित हो गया और वह दक्षिण भारत भाग गया। और इसी गुजरात से नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीदा।
मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि नुसरत खां ने, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, कि नुसरत खां ने गुजरात के दास बाजार से मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा। ठीक है, 1000 दिनार में खरीदा। तो नुसरत खां ने गुजरात के जो दास बाजार से मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा और उसे सुल्तान को भेंट कर दिया। नुसरत खां ने गुजरात के दास बाजार से मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा और उसे सुल्तान को भेंट कर दिया। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आए कि मतलब 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है। इसे 1000 दिनार में खरीदने के कारण इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मलिक काफूर के बारे में कि मलिक काफूर कौन था। तो चलिए मलिक काफूर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको ये गुजरात का अभियान समझ में आया कि यहाँ का शासक कौन था, कर्ण बघेला था। इसके जो सेनापति थे कौन थे, नुसरत खां और उल्गू खां को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए भेजा और यहीं से नुसरत खां ने गुजरात के दास बाजार से मलिक काफूर को 1000 दिनारी में खरीदा और सुल्तान को भेंट कर दिया और इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। देखिए यहाँ पास मलिक काफूर को खरीद तो लिया, अब हम ये मलिक काफूर को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो मलिक काफूर है ये बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी का बहुत भरोसेमंद आदमी था। तो मलिक काफूर कौन था, तो यह मूलतः हिंदू जाति का हिजड़ा था, हिंदू जाति का एक हिजड़ा था। तो मलिक काफूर कौन था, तो यह मूलतः हिंदू जाति का एक हिजड़ा था जो आगे चलकर नायब के पद तक पहुंचा, तो यह मूलतः हिंदू जाति का एक हिजड़ा था जो आगे चलकर नायब के पद पर तक पहुंचा। आप नाइब तो समझते हैं ना किसे कहते हैं, जो हमने क्या बताया था कि जो नासरुद्दीन मतलब जो मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय एक पद बना था, एक पद का गठन हुआ था, नाइब नामक पद का गठन हुआ था। मतलब जो सुल्तान की जो जितनी भी शक्तियां थी वो नाइब के पद पर बैठे व्यक्ति के पास थी, वास्तविक शक्तियां नाइब के पद पर बैठी व्यक्ति के पास थी। यानी जो वास्तविक सुल्तान था वो कौन था, मलिक मतलब जो नायब के पद पर था वो था। तो यह मूलतः हिंदू जाति का एक हिजड़ा था जो आगे चलकर नायब के पद तक पहुंचा। ठीक है, तो ये कौन था, मलिक काफूर था। इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, इसे 1000 दिनार में खरीदने के कारण इसे 1000 दिनार में खरीदने के कारण 1000 दिनारी भी कहते हैं, 1000 दिनारी। तो इसे 1000 दिनार में खरीदने के कारण 1000 दिनारी भी कहते हैं। ये मोस्ट है, मतलब कि जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है ये मलिक काफूर से बन सकते हैं कि 1000 दिनारी किसे कहते हैं, तो 1000 दिनार में खरीदने के कारण इसे 1000 दिनारी कहते हैं। नुसरत खां ने इसे 1000 दिनार से गुजरात से खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं। और यह दक्षिण भारत के अभियान के लिए मुख्य सेनापति बनकर गया था, यह दक्षिण भारत का सेनापति बनकर गया था, दक्षिण भारत के अभियान में अलाउद्दीन का सेनापति था। तो दोस्तों आपको मलिक काफूर के बारे में समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, आपको मलिक काफूर के बारे में समझ में आया कि नहीं। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदने के कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अलाउद्दीन के दूसरे अभियान
देखिए अलाउद्दीन ने गुजरात में 1299 में किया, जैसलमेर में भी 1299 में किया। हम जैसलमेर को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जैसलमेर को भी पढ़ सकते हैं। अब इसने दूसरा अभियान कब किया? जैसलमेर में 1299 में, और तीसरा अभियान रणथंभौर में किया जो है 1301 में। इसका दूसरा अभियान था जैसलमेर जो 1299 में हुआ, और इसका जो तीसरा अभियान था वो रणथंभौर है जो 1301 में है। तो देखिए जैसलमेर में अब ज़्यादा बस इसका ईयर बस याद रख लिएगा कि जैसलमेर का अभियान कब हुआ? 1299 में हुआ, ठीक है। बाकी आपको अगर डिटेल में भाई पढ़ना है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। और रणथंभौर 1301 में, तो रणथंभौर की जो 1301 में हुआ, तो इसके जो शासक थे, वहाँ के जो शासक थे हमीर देव थे। हमीर देव कौन थे? हमीर देव थे, और ये पराजित हो गए। और यहीं पर ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर राजस्थान का प्रथम जौहर हुआ। राजस्थान का प्रथम जौहर, ठीक है। और यहीं पर राजस्थान का प्रथम जौहर हुआ। और देखिए भारत का पहला जौहर कब हुआ था? तो भारत का जो पहला जौहर है वो सिंध में हुआ था। कब? जब दाहिर जब मारा गया था तो उसकी जो पत्नी थी लानबाई, उसने जौहर कर लिया था, रानबाई ने जौहर कर लिया था। और यहीं पर कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान का जो पहला जौहर है कहाँ पास हुआ था? रणथंभौर में हुआ था, हमीर देव के पास, ठीक है। हमीर देव की मृत्यु पर अब जौहर का मतलब समझते हैं। जौहर का मतलब ये होता है कि यदि हमारी शत्रु सेना ने हमारी सेना को परास्त कर लिया, तो जो हिंदू शासक की जो महिलाएं होती थी वो शत्रु सेना से अपने चरित्र को, अपनी लाज को बचाने के लिए आत्मदाह कर लेती थी, मतलब कि जलती हुई अग्नि के कुंड में कूद जाती थी। उसे ही जौहर कहा जाता है, मतलब आत्म बलिदान देना जौहर कहलाता है। यदि ठीक है, आपको आत्म बलिदान देना क्या कहलाता है? जौहर कहलाता है। और ये ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का जो प्रथम जौहर हुआ यहीं पास हुआ। अब चौथा उसका जो अभियान था वो मेवाड़ था, जो चित्तौड़ था वो कब हुआ? 1303 में हुआ। चित्तौड़ मेवाड़ 1303 में। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ चित्तौड़ विजित करने के लिए अपनी सेना को भेजा। जो वहाँ के राजा थे रतन सिंह थे, और रानी कौन थी? पद्मावती थी। आपने पद्मावती मूवी तो देखी होगी, बस वही कहानी है इनकी। तो आप वहीं समझ सकते हैं कि जो रानी पद्मावती थी वो बहुत खूबसूरत थी, और अलाउद्दीन उन्हें पाना चाहता था, और इसी उद्देश्य से उसने मेवाड़ पर हमला किया। अब मेवाड़ पर जैसे ही उसने हमला कर दिया तो कहानी जो है आपको वहाँ पास पद्मावती में मूवी से मिल जाएगी। हम सीधे आपको मेन टॉपिक बताते हैं। यदि आपको कुछ इनके बारे में रिलेटेड कहानी सुननी हो तो हमें भी बता सकते हैं। हम देखिए मेवाड़ में जो रानी पद्मावती थी वो बहुत खूबसूरत थी, और अलाउद्दीन खिलजी उनको पाना चाहता था, किंतु उसने हमला कर दिया, और 2 से 4 महीने तक वो मेवाड़ के जो बाहर था वहाँ पड़ा रहा। यहाँ उसका भी राशन खत्म, और जो रतन सिंह थे उनका भी राशन खत्म। अब दोनों क्या हुए? अब दोनों चिंता में आ गए कि ना ये जाने का नाम ले रहा है, ना जाने का वो नाम ले रहा है। अब करें तो करें क्या? तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने संधि बुलाई। अलाउद्दीन खिलजी ने संधि प्रस्ताव भेजा, मतलब कि संधि करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, और बोला ना हम आप पर हमला करेंगे ना आप हम पर हमला करेंगे। और बस इस तरह कुछ कहा सुनी हुई होगी, और युद्ध हुआ जिसमें रतन सिंह मारे गए, और रानी पद्मावती ने 30,000 राजपूत महिलाओं के साथ आत्मदाह कर लिया, जौहर कर लिया, ठीक है। आप इस कहानी को पद्मावती मूवी से समझ सकते हैं। ये बहुत, अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो आप देख भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मूवी है। तो 1303 में राजा रतन सिंह मारे गए, और रानी जो पद्मावती थी वो जीत गई। तो यहाँ के जो शासक थे, तो शासक का नाम अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं राजा रतन सिंह और रानी पद्मा देवी, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतने के बाद इसका जो नाम है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतने के बाद इसका जो नाम है खिजराबाद रख दिया। मेवाड़ को जीतने के बाद इसका नाम परिवर्तित हो गया। मेवाड़ को जीतने के बाद उसका नाम
खिजराबाद रखा। ठीक है, अब मलिक मोहम्मद जायसी ने एक कविता भी लिखी है, पद्मावत नामक एक इतिहास भी लिखा है जिसमें राजा रतन सिंह और पद्मा देवी की प्रेम कहानी है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने एक रचना की है पद्मावती। मलिक मोहम्मद ने पद्मावत की रचना की। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और पद्मावत जो है किसकी प्रेम कहानी है? राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती की कहानी है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ अब टाइम हो चुका है, मैं भी इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो इसीलिए इसका जो मतलब इतना जितना रह चुका है उसके आगे हम कल पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अब बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बस यदि आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए, क्योंकि आप जब तक ना पढ़ेंगे जब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ 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 अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए। तो चलिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं कल की वीडियो में इसी के साथ इस नेक्स्ट, ठीक है, इसी के आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज्ञा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।